गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विनोद कुमार और एक बार फिर से मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। नया टॉपिक तो दोस्तों हमारा वही है जो हमारा पिछला था, मोशंस ऑफ द अर्थ। लेकिन आपको पता होगा पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने मोशंस ऑफ द अर्थ दो थे। मोशंस ऑफ द अर्थ कितने टाइप्स कितने थी इसकी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली लास्ट वाली तो प्लीज़ वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने रोटेशन को समझा दिया है। रोटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो आज का टॉपिक है वो रेवोल्यूशन है और आज जो है मोशन ऑफ द अर्थ की जो क्लास है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने रोटेशन पूरा समझा दिया है। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। रोटेशन की 3 खासियत हैं, उन तीनों को आप जरूर याद रखना। जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है ये, जिसके अंदर पहला था ड्यूरेशन यानी कि समय, दूसरा था डायरेक्शन यानी कि दिशा, और तीसरा था इफेक्ट यानी कि प्रभाव। जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वहां पर मैंने डायरेक्शन की बात शायद नहीं की है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरेशन जो था वो 24 घंटे 24 आवर, यानी कि रोटेशन, एक रोटेशन पूरा होने में 24 आवर लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन, दिशा। हमेशा ये जो पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेशन का मतलब आपको पता है अपने एक्सिस पे ही घूमना, यानी कि अपनी दूरी पर घूमना, और जो डायरेक्शन होती है उसकी होती है वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। तो दो चीज़ें हो गई। इफेक्ट क्या डालती है वो, और अगर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इससे डे नाइट बनते हैं, डे नाइट फॉर्मेशन, यानी कि दिन रात बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी रोटेशन की, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके उस क्लास में बता रखा है। तो जो लोग नहीं है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप पहले वो वाली वीडियो देखो फिर ये देखो, या फिर आप पहले ये वाली वीडियो देखो वो वाली देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रेवोल्यूशन, और रोटेशन को घूर्णन कहते हैं, घूर्णन, रोटेशन को घूर्णन कहते हैं या फिर परिभ्रमण। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम रहेगा सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ। क्या रहेगा? फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ वो तो था रोटेशन, आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि जो रोटेशन की दूसरी गति है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ज्योग्राफी बिना डायग्राम के कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये जो है ये है रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन, यानी कि ये परिक्रमण का चित्र है। पृथ्वी क्या करती है? सन के चारों तरफ घूमना। ये देखो आप दिखाई दे रहा होगा, पहले पृथ्वी यहाँ है, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर वापस यहाँ आ गई, और सन बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सन के चारों तरफ घूमती है, और रोटेशन क्या था? अपने ही एक्सिस पर घूमती है। तो दोनों में अंतर है। तो सन के चारों तरफ घूमने को ही क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन दोस्तों, तो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? पृथ्वी अपने कक्ष पर एक अक्ष होता है, याद रखो दोस्तों, एक होता है अक्ष जिसको एक्सिस कहते हैं, एक होता है कक्ष, इसको हम पथ भी कह देते हैं कई बार, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर यानी कि अपने कक्ष पर या फिर अपने पथ पर, पथ मतलब रास्ता, इस रास्ते पर जो चलती है पृथ्वी। आप जो ये लाइन देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाली लाइन, ये एरो बना हुआ है, फिर ये एरो, फिर ये इसका एक ऑर्बिट है, पृथ्वी का एक ऑर्बिट है जो सन के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी। इस ऑर्बिट के थ्रू आउट ही वो सन का चक्कर लगाती है, और इसी को ही परिक्रमण कहते हैं। तो आपको पता लगा होगा कि पृथ्वी अपने कक्ष यानी कि अपने पथ यानी कि अपने ऑर्बिट पर सन के चक्कर लगाना ही
क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है। इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन दूं दोस्तों तो एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों डेफिनेशन तैयार है आपकी, तो ध्यान दो। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, स्थिर कक्ष मतलब फिक्स है उसका, पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि एक स्थिर कक्ष में, वो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से घूम गई, कल यहाँ से घूम जाएगी, परसों वहां से घूम जाएगी, सेम पैथ है इसका। यानी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी का मूवमेंट सन के चारों तरफ, यहाँ पे देख रहे हो क्या, सूर्य के चारों ओर और अराउंड द सन इन अ फिक्स पैथ, या तो उसका फिक्स पैथ रास्ता है, या ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो दोस्तों आप चाहो तो आप इसकी एक, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी डेफिनेशन हमने देखी, किस तरीके से डेफिनेशन थी। अब अगर मैं बात करूं पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है उसकी ड्यूरेशन की, अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन मतलब समय, कितना समय लेती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, तो पृथ्वी कुल 365 सही 1/4 दिन लेती है। इसका मतलब ये हुआ 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि 365 डेज या फिर आवर, ठीक है, यानी कि डे एंड आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो, अब 1/4 6 घंटे को तो एक दिन मान नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने 2 ईयर मान लिए। ईयर को हम 2 ईयर के नाम से, इसको एक को बोल दिया गया नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष, और एक को बोल दिया दोस्तों लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। तो दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को पता करने के लिए देखते हैं कि हमने नॉर्मल ईयर को बोल दिया कि भाई ये 365 दिन, यानी कि 365 दिन जब होंगे तो उसको नॉर्मल ईयर, लेकिन उसमें से 6 घंटे तो हमने छोड़ दिए। अब देखो 6 घंटे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे, 24 आवर हो जाएगा ये। तो यानी कि 4 बार 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, ये 4 बार के बाद जो चौथी बार जो ईयर आएगा वो 24 घंटे का हो जाएगा, तो उसको हमने बोल दिया 366 डेज, यानी कि 366 दिन। और ये जो है वो फरवरी में 29 डेज होते हैं, और इसमें फरवरी में 28 डेज। तो याद रखना है दोस्तों, 2 ईयर मान ली गई ड्यूरेशन की वजह से, किसकी वजह से, ड्यूरेशन। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, यानी कि पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी को टाइम लगता है कितना, 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इफेक्ट, डायरेक्शन की। अगर बात करें डायरेक्शन की, तो आप देख रहे होंगे ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन मतलब दिशा, और दिशा रहेगी से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इसकी जो दिशा है वो रहेगी क्या, पश्चिम से पूर्व, दिशा जो है पश्चिम से पूर्व, और डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे इफेक्ट की दोस्तों, कि आखिर रेवोल्यूशन होता है ना, रेवोल्यूशन मतलब इस सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इससे इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है, क्यों लगा रही है ये, और लगा भी गया तो इससे हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन पे एग्जाम्पल दिया, मैं पढ़ाता हूँ या और कोई भी पढ़ाते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है कि भाई बच्चे एजुकेट होते हैं, समझ में आ रहा है। इफेक्ट प्रभाव क्या है इसका, इसका प्रभाव है ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ चेंज इन सीजन, यानी कि ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, विंटर, समर,
इन सब का कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, अभी मैं बेसिक चीज आपको बता दूं, पहले क्लियर हो जाएगी ना बेसिक चीजें, फिर डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो प्रभाव क्या पड़ता है इससे, ऋतु में परिवर्तन होता है, चेंज इन सीजन, चेंज इन सीजन। इससे एक और क्वेश्चन उठ जाएगा सामने से कि अगर मान लो रेवोल्यूशन हो ही ना, अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटेगी ही नहीं तो क्या होगा, तो ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा, जहां पर जैसा है वैसा ही रहेगा, जो कि ठीक नहीं है, ना एग्रीकल्चर हो पाएगा ना लोग जी पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है वो क्या करती है, अपने फिक्स पैथ पर, ठीक है, फिक्स पैथ पर चलती है ना, यानी कि पृथ्वी जो है दोस्तों वो अपने स्थिर कक्ष, अपने स्थिर कक्ष में सन के चारों तरफ घूमती है ना। ये जो सन के चारों तरफ घूमती है, क्या ये गोलाकार है, क्या ये अंडाकार है, क्या ये स्फेरिकल शेप में घूमती है, या फिर क्या ये ओवल के शेप में घूमती है, किस शेप में घूमती है। तो हिंदी में दोस्तों जो पृथ्वी का जो असली जो कक्ष है यानी कि जो पैथ है, रास्ता है, उस रास्ते को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार पथ। यानी कि पृथ्वी सन के चारों तरफ किस पथ पे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या, दीर्घवृत्ताकार पथ, यानी कि बहुत लंबा सा गोला ले लेती है, जिसमें से दो साइड तो लंबी हो जाती है, जबकि ऊपर और नीचे की साइड जो है कम हो जाती है। और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो दोस्तों क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। क्या, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पैथ। तो एग्जामिनर पूछ लेगा आपको कि सन के चारों तरफ किस तरीके से घूमती है, पैथ का नाम तो इलिप्टिकल पैथ, स्थिर कक्ष का नाम तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कि जब अब डायग्राम की बारी आती है, अब डायग्राम से सारी चीजें, अब जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी डायग्राम से। अब इस पैथ पर ये घूम रही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर नॉर्थ में एंड साउथ में अगर देखोगे तो क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, बराबर की दूरी पर रहती है। लेकिन जब वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सन के सबसे ज्यादा पास पहुंच जाती है वो पृथ्वी, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सन से बहुत दूर होती है पृथ्वी। तो सन से अधिकतम दूरी, सन से न्यूनतम दूरी, यानी कि मैक्सिमम क्लोजेस्ट एंड मैक्सिमम फारदेस्ट। तो अगर बात करें तो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है तो उस स्थिति को कहते हैं दोस्तों, क्या, उस स्थिति को कहते हैं अपसोर एफिलियन। यानी कि ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। और एक और कंडीशन है दोस्तों, सूर्य से सबसे पास, यानी कि पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि क्लोजेस्ट टू द सन अगर बात करें तो ये होता है दोस्तों 3 जनवरी। 3 जनवरी को ऐसी सिचुएशन आती है। और आप देखोगे, इसको याद कैसे करें, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप उपसौर में से अगर देखो तो अगर मैं इसके ऊपर की लाइन डालूं तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको 3 नजर आ रहा होगा। तो बस 3 से 3 याद रख लो, बस 3 से 3 याद जाएगा। और 3 के बाद 4 आता है तो 3, 4, और 3 पहले आता है तो जनवरी भी पहले आता है, 4 बाद में आता है तो जुलाई भी बाद में आता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो दोस्तों डायग्राम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 जून की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, 21 जून। 21 जून में आप देखोगे दोस्तों तो हमारा ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। हिंदी में लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैं हिंदी बोलूंगा, और इंग्लिश में मैंने लिख रखा है एनपी मतलब नॉर्थ पोल, एसपी मतलब साउथ पोल। आप देखोगे 21 जून की जो स्थिति है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ एट 31 जून, नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है, यानी कि नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल क्या है, वो अलग है। तो अगर मैं बात करूं तो सूरज की जो रोशनी होगी वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगी और दक्षिणी गोलार्ध में कम होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक रेखा है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
यानी कि इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसकी जो डिग्री है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर। तो उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस समय क्या होता है, सन की जो रेज है, सन का जो लाइट है, सन की जो किरण है, सूर्य की जो किरण है, वो सीधी पड़ती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसीलिए इसको कई बारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, कि कैंसर क्या बोल सकते हैं, इसे सोल्स्टिस बोल सकते हैं, कैंसर सोल्स्टिस 21 जून को बोल सकते हैं, इसको कर्क संक्रांति भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप बात करोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है और नॉर्थ पोल पे सूरज की किरणें ज्यादा देर तक चलेगी, इसीलिए। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे रातें लंबी, क्योंकि यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे और रातें, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी चीज को मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ सको। ये देखो 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहते हैं, कैंसर सोल्स्टिस। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पर डायरेक्ट यानी कि सीधी पड़ती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है, मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि जितना ज्यादा सनलाइट उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है उससे कम दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, इसलिए दिन लंबे और रातें छोटी होती है, यानी कि लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट, अगर ध्रुवों की बात करें दोस्तों, तो देखो एक ध्रुव पर तो लाइट बहुत कम पहुंच रही है और एक ध्रुव पर लाइट ही लाइट पहुंचती जा रही है। और ध्रुव का ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि पोल्स का ये कॉन्सेप्ट है कि तिरछी, हर स्थिति में ध्रुवों के पास तिरछी, यानी कि कभी भी सीधी सूरज की किरण पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि टिल्टेड है और दोनों तरफ जाएगी तो तिरछा ही जाएगी। अगर आपको ये डायग्राम की बात करूं तो ये मान लेते हैं अर्थ और ये मान लेते हैं सन। तो ये देखो आधे पे ही पहुंच पाएगा, सन की किरण जो है वो आधे पे ही पहुंच पाती है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा डे नाइट के कॉन्सेप्ट में। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक दिन हो रखी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर यानी साउथ पोल में 6 महीने तक रातें होती है। और इसी 21 जून को हम समर सोलिस्टिस या फिर ग्रीष्म या उत्तर अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म या उत्तर अयनांत या समर सोलिस्टिस कहते हैं। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे पूछ ही नहीं सकता, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब बात करते हैं दोस्तों, 21 जून की हमने बात की, अब हम बात करते हैं दोस्तों 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर, 21 जून के सामने क्या है, 22 दिसंबर। समझ लो 21 जून का जस्ट अपोजिट रहेगा 22 दिसंबर। कैसे, 21 जून में देखो नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन, और 22 दिसंबर को देखोगे आप तो साउथ पोल टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल अब सन से दूर हो गया। तो इसीलिए 21 जून में उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा पर सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ेगी, सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ेगी, क्योंकि सदर्न पोल सामने है, तो यहाँ पर ये मकर रेखा मान लो आप, तो यहाँ पर सीधी पड़ेगी, तो इसीलिए इसे हम कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस भी कहते हैं या फिर मकर संक्रांति भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते थे, कैंसर सोल्स्टिस, लेकिन यहाँ पर कहेंगे कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस। यहाँ पर कहते थे हम कर्क संक्रांति, यहाँ पर कहेंगे मकर संक्रांति। दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी, यहाँ पर था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इस स्थिति यानी इस पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस या फिर शीत दक्षिण अयनान। तो इसको मैंने रिटर्न में भी लिख दिया आपको, देखो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर आप देखो यहाँ पर नॉर्दर्न पोल पर यानी कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक दिन था और साउथ पोल पर 6 महीने तक रात थी। इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, साउथ पोल पर 6 महीने तक दिन, यानी कि देखो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन, यानी कि 6 मंथ डे ऑन साउथ पोल। यहाँ पर साउथ पोल पे डे और नॉर्थ पोल में रातें, यहाँ पर साउथ पोल पे रातें और नॉर्थ पोल पे दिन, तो ये दोनों के अपोजिट हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी रहती है। यहाँ पर देखो अब सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे
और रातें छोटी हो जाती है, जबकि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इन सारी पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम विंटर सोल्स्टिस या फिर शीत या दक्षिणी अयान कहते हैं, जबकि उस वाले 21 जून के पोजीशन पे हम इसी के कहते थे ग्रीष्म या फिर उत्तरी अयान। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपका जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है 21 सितंबर एंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट बचे हैं दोस्तों, और इन दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पर सन की जो दूरी है पृथ्वी के बराबर रहती है, और सन की जो किरणें हैं, सन रेज, वो वर्टिकल यानी कि सीधी पड़ती है किस पर, इक्वेटर पर। किस पर पड़ती है, इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। ये तो अभी डायग्राम है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को एकदम सिंपल वे में बना के दिखाऊं आपको, तो ये होता है इक्वेटर, और अगर सामने सन है और वो अपनी लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप देखोगे सन की जो लाइट है वो अर्थ के इक्वेटर, इक्वेटर मतलब कि विषुवत व्रत या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। इसीलिए यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, इक्वेटर पर यानी कि विषुवत व्रत पर सूरज की किरणें यानी कि सनरेज डायरेक्टली पड़ती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या होता है, और सेम दूरी सेम डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर दिन 12 घंटे के हुए 12 आवर, तो रात भी 12 आवर की होगी दोस्तों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है एग्जामिनर कि ऐसी स्थिति बताइए पृथ्वी की जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात 12-12 घंटे होते हैं, तो इसी की वजह से। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो सूरज की किरणें पड़ती है, और ये जो दिन और रात बराबर होते हैं सूरज की सीधी किरणें की वजह से, इसीलिए हम इसे इक्विनॉक्स, आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, देखो इक्विनॉक्स 21 मार्च को भी, और सेम देखोगे 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स। 21 मार्च को आप विषुव देखोगे और 21 मार्च 23 सितंबर को आप विषुव देखोगे, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। विषुव का मतलब क्या होता है, सुन लो दोस्तों ध्यान से, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उस स्थिति को विषुव कहते हैं। When whole earth experiences equal days and night, this is called equinox। इसी चीज को मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। 31 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की कहानी क्या है, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया आपको, इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। देखो, सन रेज डायरेक्ट ऑन इक्वेटर, सन रेज जो होती है डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इस दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 31 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, और इसी को ही हम विषुव कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, whole earth experiences equal days and equal nights, this is called equinox, और इसी को ही हम equinox कहते हैं। तो दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक जिसका मोशंस ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 था ये, जिसके अंदर हमने रेवोल्यूशन की बात करी, और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और दोस्तों, ये जो मैं लिख देता हूँ ना पहले से, तो इसका मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों लिख देता हूँ, मैं इसलिए लिखता हूँ टाइम की बचत हो, कम समय में हम समझने वाला पोर्शन मैं समझाता हूँ, लिखने वाला लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है फिर, है ना, बोरिंग हो जाएगी वीडियो। इसलिए बोरिंग ना होते हुए मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरा का पूरा, आप मेरी वीडियो एक बार देखो, आपको 100% पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, हर जगह शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। और जिसको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, आप मेरे चैनल में बने रहो, आपको रोज एक वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।